हेडिंग दो जरा, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन वी ट्यूब, ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन वी ट्यूब, ये वी ट्यूब है। तेरे को ब्लैक पेन की कब से जरूरत पड़ेगी वर्तेश? अच्छा, ठीक है। एक वी ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड फील्ड है, ठीक है। और यहां पर ये वाला एंगल बन रहा है θ1, यहां पर बन रहा है एंगल θ2। एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं इसको YouTube बनाता तो θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री होते हैं। लॉजिकली बात बोल रहा हूं, अगर मैं इसको YouTube बनाता तो θ1 और θ2 क्या होते हैं? 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं जो भी रिजल्ट निकाल लूंगा और एंड में θ1 θ2 आ जाए, तुम उसमें 90 डिग्री पुट करोगे तो सेम रिजल्ट YouTube के लिए आ जाएगा, ठीक है। अगर ये YouTube होती तो θ1 θ2 को 90 डिग्री लेता मैं, बस, ठीक है। अब सुनो, कहानी ये है इसमें कि अगर मैं यहां से लिक्विड को कंप्रेस कर दूं, थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी यहां पर कि मैंने इसको इतना कंप्रेस कर दिया x, जिससे क्या होगा, यहां से राइज कर जाएगा कुछ ऐसे। नहीं, जरूरी थोड़ी है, इक्वल हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। हम इसको अलग अलग लेकर करेंगे। क्या बना रहा था मैं यहां पर? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो डिफरेंस होगा ये 2x होगा इन दोनों की हाइट के बीच में, मतलब इससे x को यहां पर धकेला, ये x ऊपर चला गया, टोटल हाइट का डिफरेंस कितना होगा? मतलब अगर मैं देखूं, ये यहां पर ही मान लो ये h1 है, ठीक है, इस लेवल तक, मान लो अगर ये h1 है यहां पर, ठीक है, तो मैं ये बोल दूं यहां पर कि ये हाइट मान लो h2 है, h1 ऐसे, ये h2 ऐसे। पर ये चीज़ ट्रू है कि अगर ये 2x, ये x है, तो ये टोटल कितना होगा? 2x होगा। इस हाइट की कोई गारंटी नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एंगल अलग अलग है। एक बार ये डायग्राम बनाओ जरा। डायग्राम में ये बोला है मैंने कि इसको x नीचे धकेला तो यहां से x ऊपर चला गया, तो करंटली दोनों के लेवल में ये वाला डिफरेंस कितना होगा? 2x का। अरे यार, x यहां से गया नीचे, यहां से ऊपर उठा, तो ये 2x और ये x, हाँ ऊपर तक है बिल्कुल, ठीक है। या इसको मैं ऐसा बोल दूं कि मान लो कि ये वाला लेवल कितना, ये भी x है, नीचे वाला भी x है, टोटल 2x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला x, ये वाला x, टोटल 2x, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक चीज समझते हैं, एक सिंपल सी बात कि दोनों लिम्स में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है? हाइट का डिफरेंस बोल रहा हूं, देखो ये तो ये दूसरी, मतलब ये तो एक स्लांट हाइट होगी ना, ऐसे हाइट का डिफरेंस कितना है? h1 प्लस इतना डिफरेंस है, ये h1 ऊपर वाला h2। मैं बोल रहा हूं कि दोनों के में हाइट का डिफरेंस कितना है? h1 प्लस h2। सिंपल सी कहानी यहां पर कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा यहां पर, रिस्टोरिंग फोर्स इन द सेंस कि ऐसी क्या चीज है जो लिक्विड को धकेलना चाहेगी वापस। देख, लिक्विड ऑब्वियसली ऐसे ओसिलेट कर, अगर मैं ऐसे इसको फूंक मार दूंगा ऊपर जाएगा, वापस आएगा, ऐसे ओसिलेट करेगा, ओसिलेशन ही तो निकाल रहा हूं।
ऐसी क्या चीज है जो इसको ऑसिलेट करा सकती है? मेरे ख्याल से ये जो टोटल लिक्विड है ना, इसका मास। क्यों? ये देख यहां पर है ना, यहां पर की हाइट ले रहा हूं h1, लिक्विड तो यहां से ऊपर भी जा रहा है। टोटल डिफरेंस तो h1 प्लस h2 हुआ ना। देख इसका टॉप ये रहा, इसका टॉप ये रहा, तो ये डिफरेंस h1 प्लस h2 तो लिखा जाएगा। डायग्राम बनाओ पहले तो, अगर डायग्राम है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, मुझे ना इतने लिक्विड का मास निकालना है, ये वाला लिक्विड का मास, इतने लिक्विड का मास। इतने लिक्विड का मास क्या होगा? देख रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा जो इसको धकेल रहा होगा यहां पर। मैं बोल रहा हूं कि अगर इसको हम ऐसे सोचे, m और g, ये मास कौन सा जो इतने पोर्शन में प्रेजेंट है, इसको मैं m डैश बोल देता हूं। टोटल मास कैपिटल m है, लेकिन इतने पोर्शन में जो मास है वो क्या? m डैश। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, अगर आएगा तो ये धकेलेगा इसको। m डैश को मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लो रो नॉट, इनटू में g। अगर ये वाला एरिया में a मान लूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको अगर मैं h1 प्लस h2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे ये वाली वॉल्यूम मिल जाएगी? एरिया इंटू हाइट करके वॉल्यूम 2x से मल्टीप्लाई करना है, 2x से मल्टीप्लाई कर इसको। पर अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर mg का कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि mg ऐसे एक्ट कर रहा है यहां पर नीचे की तरफ, या तो मैं कंपोनेंट ले लूं इसका, वॉल्यूम का नहीं, फोर्स का, mg का। g का कंपोनेंट ले लेंगे, फिर वॉल्यूम अभी 2x से करते हैं। चलो अगर ऐसी बात है तो वॉल्यूम को 2x से कर लेते हैं। ठीक है, पर यहां पर h1 h2 को डिफाइन कर, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, h1 h2 को ना डिफाइन कर देता हूं। अगर तो ध्यान से देखे, ऊपर वाला ट्रायंगल उठाते हैं हम जरा। ऊपर वाला ट्रायंगल कुछ ऐसे है, ये हाइट है h2, ये है x, और ये वाला एंगल क्या होगा? θ2। ऊपर वाला ट्रायंगल देखना, x h θ2। h2 को अगर, ये क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये क्या? परपेंडिकुलर। मैं बोल रहा हूं कि साइन θ2 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में x। तो h2 को क्या लिखा जा सकता है? x साइन θ2 लिख सकता हूं। h1 को डिफाइन करें, h1 क्या होगा? ये वाला h1 को डिफाइन करना ना, जैसे h2 को डिफाइन करा। हाँ, यहां से डिफाइन कर सकते हैं इसको, यहां से अगर यहां से डिफाइन करें, ये पर ऐसे जा रहा है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा ना, ये x है, ये h2 है, ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो इसी, सॉरी h1 नहीं, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसमें। ये x है, ये h1 है। अगर ये यहां पर थीटा इस जगह पर बन रहा है ऐसे, हाँ तो ये भी थीटा होगा, ठीक तो है। देखो इधर देखो जरा, अगर ये एंगल देखो, इस ट्रायंगल को मैं कैसे बना रहा हूं? ये h1, ये x, ये h1, ये x, ये ऊपर खाली जगह देखो ये बना दिया मैंने, ये h1, ये x, ये वाला, ये तो आसान है ना। यहां पर h2 देखो, ये वाला, ये x है,
एक्स के लिए मैंने लाइन ऐसे खींच दी, अरे ये ऊपर वाली, ये नीचे बेस, ये H2 है, ठीक है। अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल θ2 तो ये भी θ2 तो होगा। लीजिए सर, ठीक है। अब सुन, ऐसे ही ये H1, ये X, ये H1 हो गया, ये X, अगर ये θ1 है, ये वाला θ1, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये θ1 हो जाएगा। इस तरह से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, यहां पर साइन θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बाय में x। तो x को क्या डिफाइन कर सकता हूं यहां, मतलब H1 सॉरी, H1 को क्या डिफाइन कर सकता हूं, x साइन θ1। लो जी, तो मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि H2 और H1 को डिफाइन कर लो यहां पर। हम ले सकते जी का भी, वैसे तो जी का ले लो, जी का अगर कंपोनेंट लोगे तो क्या होगा देख लो। अगर यहां से देखे mg ऐसे लग रहे, अगर ये θ2 है, अगर ये θ2 है, ले बना इसको भी, अगर मान ले लिक्विड का जो mg वो सारा ऐसे लग रहा है इधर की तरफ, mg ऐसे लग रहा है, ये θ2 ये 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस θ2, ये क्या होगा θ2। तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट क्या होगा तब भी mg साइन θ2 तो होगा। mg ऐसे लग रहा है, ये θ2 एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बचा 90 माइनस θ2, यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा θ2। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा mg साइन θ2, जो नीचे की तरफ धकेल रहा होगा, ऐसा भी बोल सकता हूं मैं। बोलो बोलो। अगर इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से, हाँ इस वाले के ट्रायंगल बनाते हैं बड़े वाले, बड़े वाला ट्रायंगल लो बनाए, हाँ 2x इधर, ये नहीं ये हाँ यहाँ तक, ये 2x क्यों होगा, ये है ना 2x, नहीं, इधर 2x, हाँ ये H1 प्लस H2, हाँ इसमें लगा के देखते हैं एक बार इधर। चलो देखो जरा, बाय वाला बच्चा नस नुस काट लेगा अगर इतनी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दी। देख लो जरा ध्यान से क्या कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। कहानी देख ऐसे कुछ यहां तक भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है इतना। ये टोटल सेपरेशन कितनी है, ये टोटल हाइट कितनी है, कितनी है H1 प्लस H2, ठीक है बात। नहीं नहीं, मैं एक पॉसिबिलिटी सोच रहा हूं इसमें, मैं तो अपना काम कर चुका हूं, मैं इसकी पॉसिबिलिटी को यहां पर एक बार देख रहा हूं कि क्या कर सकते हैं हम इसे। हाँ कोई बात नहीं बेटा, घबराओ ना, हमने इससे भी गंदे गंदे क्वेश्चन कर रखे हैं तो फिर भी आसान है, इससे भी गंदे गंदे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अब सोचो ये H1 प्लस H2 है, ये एंगल क्या होगा θ2 होगा, हाँ ठीक है। फिर क्या करना है इसमें, अब साइन θ2 अगर अब लगा दूंगा तो परपेंडिकुलर क्या है, डिवाइड बाय 2x है, इधर लेके जाओ, किधर किसको लेकर जाऊं, 2x उधर, हाँ तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, नहीं 2x sin θ2, 2x साइन थीटा किसके, साइन θ2 किसके बराबर आ जाएगा, H2, हाँ H2 की वैल्यू रखो, H2 की वैल्यू कहाँ से, ये x sin θ2, हाँ तो फिर बात तो वही है, घूम फिर के आएगा तो वही। H1 इक्वल आ गया x sin θ2 के, दोनों बराबर आ जाएंगे, H1 H2 इक्वल आ गया, हाँ H1 H2 इक्वल आ गया ना, तो आ गया ना, लेकिन हम तो नहीं मान के चल रहे, एंड में कर देंगे इसको प्रूफ। वो तेरी बात ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने यहां पर सिर्फ H1 H2 को डिफाइन करना, वो ये आ गया। नो मैटर कि हो सकता है दोनों बराबर हो, अगर मान ले बराबर ना हो फिर यहां से तो अगर मान ले कि ये मैं 60 डिग्री दे दूं, ये मैं 45 डिग्री दे दूं, फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, क्वेश्चन ऐसे आ जाए। हाँ अरे यार, हम शुरू में पॉसिबिलिटी ये लेके चलेंगे कि एंगल अलग है, बाद में वो एक स्पेशल केस बना देंगे ना। नहीं एंगल अलग अलग भी है ना, फिर भी हाइट तो ये सेम रहती है, क्योंकि उसने वो भी हम एंड में देख लेंगे, वो काटा ना उसमें जब ऊपर वो एंड में देख लेंगे। फिलहाल एक बार ना जो बना रखे उसको नोट डाउन कर लो, जल्दी बनाओ इसको।
चलो जी देखो, बनाओ इसको। तो मैं यहां पर ना रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा लूंगा समझ लो जरा। मैं अगेन बोल रहा हूं कि ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला कंपोनेंट लो आप, नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये लोगे अल्टीमेटली कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा एक्स को बाद में भी। मैं इसलिए पहले ही बोल रहा हूं कि तुम इसको ले लो, एरिया इनटू में h1 प्लस h2, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा बाद में x sin थीटा में, इनटू में डेंसिटी, इनटू में g, रिस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस लगा दूंगा यहां पर। रिस्टोरिंग फोर्स ये m डैश g की वजह से होगा। ये वापस क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये वाला m डैश g सिर्फ, क्योंकि इतना पोर्शन ही तो इसको नीचे धकेलेगा ना। अरे यार जितना डिफरेंस है उतना वो वाला मास तो नीचे की तरफ धकेलेगा। मैं बोल रहा हूं कि mg तो ऐसे एक्ट करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए मैंने क्या हाइट ले ली, h1 प्लस h2, बाद में इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा x में। अब एक बार क्वेश्चन होने दो, फिर मैं सारा डिटेल में दोबारा बता दूंगा। एक बार सुन लो जरा, ऐसे बार बार तुम अगर वो करोगे तो दिक्कत आएगी तुमको भी बाद में। माइनस एज इट इज, h1 को क्या लिखा जा सकता है, x साइन थीटा 1, h2 को क्या लिखा जा सकता है, प्लस, हाँ रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं मैं, माइनस x साइन थीटा 2, रो नोट एज इट इज, जी एज इट इज। ये है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब। क्योंकि मैंने एसएचएम में पढ़ा है, कि मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर किसके होता है, माइनस के एक्स के, या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स ही तो एक्सेलरेशन लेकर आएगा। तो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स तो ये है ना यहां पर, ये तो मैं लिख रहा हूं जो एम ए है वो किसके बराबर है यहां पर, माइनस ये पूरी टर्म ए एक्स साइन थीटा 1 प्लस एक्स साइन थीटा 2 बराबर जी। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, है हाँ रो नोट जी। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी इसकी, डिवाइड बाय मास, जी कहां पर है, हाँ एक्सेलरेशन ये आ जाएगी एम ए बराबर रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स ही इसके अंदर एक्सेलरेशन लाएगा नीचे की तरफ। अरे लिक्विड ऊपर जाएगा तो रेस्ट पर आ जाएगा, फिर दोबारा आएगा ना, तो कौन एक्सेलरेशन लेकर आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक्सेलरेशन निकाल दी इतनी। उसके बाद इतना करो पहले यार, फिर आगे बताता हूं। इतना कर लो एक बार। चाहो तो इसमें से x कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि x तो दोनों में ही है। यहां से आप चाहो तो x को कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। चल अब एक और बात समझते हैं जरा। हमने एक्सेलरेशन को ये डिफाइन कर रखा है, देखो ध्यान से एक मिनट। एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये भी एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये भी एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या दोनों को कंपेयर कर दूं, 1 और 2, क्योंकि देख कहीं ना कहीं टाइम पीरियड तक पहुंचना तो ओमेगा तो चाहिए। मैं इसको बोल रहा हूं कि ये लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 रो नोट जी एक्स ओवर मास। एक्स से एक्स उड़ा दूं, मेरा यही मोटिव था एक्स को बाहर निकालने का कॉमन लेकर, एक्स से एक्स उड़ा दिया जी। चल रहा है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए रो नोट जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन में एम। क्या तुझे लगता है कि इस ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं?
तो जिससे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए रो नोट जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन में मास। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड तो निकालना है मेरे ख्याल से ना, है फ्रेम में नहीं आ रहा। चलो 2π/t की वैल्यू निकालो जल्दी से पहले तो। अच्छा ये जो मास है ये वाला m, चलो अभी फिलहाल इतना लिख लो, फिर मास भी बताता हूँ। इसको मास की टर्म में भी छोड़, ऊपर लिख लेता हूँ इसको। चलो इससे जो टाइम आएगा, इससे जो अपना टाइम आएगा वो ये आएगा अंडर रूट, मतलब 2π ऊपर मास अपॉन में रो नोट ए जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब चाहो तो इस रिजल्ट को यहीं पे छोड़ सकते हो, ये हमने निकालना था। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस लिक्विड। एक बार इतना कर लो, फिर ऑप्शन में नहीं है तो एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूं। फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल कर दो, ऑप्शन में बनाता हूं इसको। ऑप्शन में कैसे आएगा, इसको स्टेप तक लेकर जाता हूं। फिलहाल इनको स्टेप बाय स्टेप करो जरा, क्वेश्चन आसान है, बस एक दो बार आप इसको देख लो, कर लो। चलो जी देखिए अब आगे। कराऊं आगे? चलो अब देख, मुझे ये बता, ये जो मास m लिया था यहां पर हमने, मास ये वाला है जो नीचे चल रहा है अब तक, जो हर जगह मिल रहा है तेरे को मास, ये टोटल मास ऑफ लिक्विड है, ये इतने पोर्शन का मास है? नहीं, क्योंकि सारा लिक्विड एक्सेलरेट होगा ना इससे। तो रिस्टोरिंग फोर्स में जो मैंने मास लिया था वो ये वाला था, एक्सेलरेशन में जो मास लूंगा पूरा लिक्विड तो एक्सेलरेट हो रहा है। सोच क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला जो मास मैंने यहां पर लिया है, मैं लिख रहा हूं यहां पर पूरा लिक्विड एक्सेलरेट हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पूरा लिक्विड तो एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये वाला मास कौन सा है जो अब तक चल रहा है, ये वो मास है जो इस पूरी यूट्यूब के अंदर प्रेजेंट, मतलब पूरी वी ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। और जो मैंने यहां पर m डैश लिया था वो कौन सा मास था, ये वाला। यानी कि ये m डैश पैदा करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, और एक्सेलरेशन किसके अंदर आएगी, सारे के अंदर। क्या मैं ये मान लूं कि इसकी जो टोटल लेंथ है ट्यूब की वो L है, और अगर मैं एरिया को इस L से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगी। मैं यहां पर इस मास को लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्यूब इंटू में टोटल लेंथ ऑफ ट्यूब, ये वाली V लेंथ, इंटू में डेंसिटी रो नोट, इट कैन बी रिटन टोटल मास m। मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, इस पूरे लिक्विड की वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया इंटू लेंथ कर दो, जिससे जो टाइम पीरियड बन सकता है आपका वो क्या बन सकता है, अंडर रूट मास को क्या लिख दिया, ये ए एल रो नोट। एक मिनट बेटा, रो नोट ए जी, देखो कुछ मैच हो रहा है आंसर, यहां से ए से ए उठ जाएगा, रो से ऊपर एल बचेगा, यानी कि टाइम पीरियड कितना आएगा 2π L अपॉन में जी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या ये है आंसर में? फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल कर दे, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दे, ठीक है। नहीं, अगर L की फॉर्म में निकालना हो, क्योंकि देख समझ, अगर ये V ट्यूब एक U ट्यूब होती, पॉसिबिलिटी सोच, अगर ये V ट्यूब एक U ट्यूब होती तो ये एंगल क्या हो जाता, 90 डिग्री। देख ये एंगल यहां पर भी क्या हो जाता, 90 डिग्री। तो उसके अंदर वैल्यू डाल के देख, 2π√L/g आ जाएगा, 2g आ जाएगा। तो
एक यूट्यूब के लिए यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट एल अपोन में साइन 90 प्लस साइन 90, ऐसा ही है, और साथ में जी। तो यूट्यूब का ऑसिलेशन कितना आ गया यहां से, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय 2g, ठीक है। तो यूट्यूब में अगर लिक्विड ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड ये होता है। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाता हूं दोबारा इसको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। लिख तो दिया, अब रब करना मुश्किल हो जाएगा इसको। कुछ क्वेश्चन लेजेंडरी होते हैं, ये उनमें से एक था। ये क्योंकि फोर्स ऑफ अडेशन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अडेशन ज्यादा हो जाती है। टेम्परेचर विंटर्स ओके। तो जरा व्हाट इज सिंपल आइडियल पेंडुलम। सिंपल आइडियल पेंडुलम क्या होता है, लिखो। इट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट मास, it consists of point mass suspended by flexible, it consists of point mass suspended by flexible weightless string, flexible weightless point mass, it consists of point mass suspended by flexible weightless string from rigid support of infinite mass। यानी कि आइडियल सिंपल पेंडुलम का मतलब ये है कि अगर मैं इसको रिजिड सपोर्ट बोल रहा हूं, ये दिस इज रिजिड सपोर्ट, यहां पर क्या है, स्ट्रिंग है, और यहां पर जो मैंने मास लटका रखा है एक पॉइंट मास है। हम ये मान के चलेंगे कि जिस स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का वेट नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ नेग्लिजिबल वेट तो होगा ही होगा, है ना। हम आइडियल पेंडुलम के केस में मानते हैं कि अगर हम mg लगा रहे हैं ना नीचे, तो m का मतलब है सिर्फ इस बॉब का मास, स्ट्रिंग का मास डाउनवर्ड एक्ट नहीं, मतलब वेट डाउनवर्ड एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ बोलो। ये दिख नहीं रहा, स्ट्रिंग वेटलेस। नहीं, लाइट बहुत कम पड़ रही है, कुछ बीच बीच में दिख नहीं रहा। मैंने लिखे 4 अक्षर गिनती के। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, लाइट ऑन कर दो, देखी जाएगी। अब कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है बता। सर बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया है, बहुत ही ज्यादा स्क्रीन से सर ओपन कैप में कम कर दो ना ब्राइटनेस, अगर उसमें शूट कर रहे हो तो। अब ठीक है? यस सर, अब ठीक है, चलो बढ़िया। तो दिस इज अ पेंडुलम सिस्टम। अब ना यहां पर अपने को इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं, देख लॉजिकली मैं क्या कर रहा हूं कि इसको यहां तक लेकर जा रहा हूं, ऐसे यहां तक, ठीक है। हाँ वैसे ही ये एंगल मान लो कितना है, थीटा। मैं यहां पर ना एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, स्मॉल एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस कर दिया 4-5 डिग्री, 10 डिग्री, स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है बढ़िया। अगर तुमने थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़ा है, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, देख इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर, देख एक लाइन ऐसे जा रही है, क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? ये सेम एंगल होगा थीटा। अगर mg की बात करूं, इसका मतलब mg ऐसे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वापस लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, mg साइन थीटा। क्या ये इतनी बात क्लियर हुई? इतना बनाओ जरा सबसे पहले। और इस डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूं, है ना, इस डिस्टेंस को मैं x बोल रहा हूं,
तो एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं भाई, ये पॉइंट O, ये A, ये B, मैं लिख रहा हूं इन सेक्टर OAB, इस सेक्टर में जो थीटा है वो आर्क ओवर रेडियस होगा। आर्क कितनी है हमारी x, रेडियस को मैं L बोल दूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये एंगल थीटा। तो लिख रहा हूं जो x है वो किसके बराबर है, L थीटा के बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन, ये जो x आर्क है मैंने बोल दिया थीटा इंटू में रेडियस, अच्छा अंदर की तरफ टेंशन भी तो एक्ट कर रही होगी ना इसे, टेंशन T, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं, mg sin थीटा इज एक्टिंग लाइक रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पर जो mg sin थीटा अंदर की तरफ लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, मैं बोल रहा हूं रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, इसको वापस लाना चाह रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस केस में वो क्या बेटा, mg sin थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो मैं लिख दूंगा जो sin थीटा इट इज नियरली इक्वल टू थीटा, इसको मैं लिख लेंगे सिर्फ थीटा। अगर एंगल छोटा हो, अगर एंगल आपका 10 डिग्री से कम हो, तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि जो tan थीटा है वो नियरली इक्वल टू थीटा है। sin थीटा को क्या लिख देंगे, वो सिर्फ क्या है, थीटा है। ऐसे छोटे एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा बराबर हो जाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कृपया सामने ध्यान दो जरा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज करो AB बेस है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया मैंने, वही AB बेस है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ये थीटा बहुत छोटा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, और यहां पर अगर मैं देखूं H इज नॉट इक्वल टू बेस, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट इज इक्वल टू बेस, यानी कि H बराबर बेस, P बाय H शुड बी इक्वल टू P बाय H, यानी कि sin थीटा। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, tan थीटा। तो जब एंगल बहुत छोटा हो तो sin थीटा और tan थीटा क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। क्या बात क्लियर हुई सबको? देखो ये फिगर से समझने की कोशिश करो यार, H और B क्या ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं उस केस में। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि जब एंगल छोटा है तो sin थीटा को आप लिख सकते हो नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है, बढ़िया बात। रिस्टोरिंग फोर्स है ना ये, रिस्टोरिंग फोर्स तो नेगेटिव होगा, माइनस के x, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स को नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि अपोजिट होगा x के। लेकिन मैंने इसको ये लिख दिया ना, एफ आर इज इक्वल टू वट, माइनस mg थीटा, लेकिन थीटा को हमने डिफाइन कर रखा है कुछ ना कुछ, ये ना थीटा यहां से डिफाइन कर दो, चलो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा x बाय एल हो जाएगा। तो लो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स को लिख सकता हूं मैं क्या, माइनस mg x बाय एल। क्या SHM के लिए ये बात जरूरी थी, एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मास कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो f किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि कंडीशन ऑफ SHM बन गई है। तो अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो कि यही रिस्टोरिंग फोर्स क्या लेकर आएगा इस बॉडी के अंदर, एक्सेलरेशन। रिस्टोरिंग फोर्स ही तो, क्योंकि जब ये एक्सट्रीम पर रुक जाएगी बॉडी तो वापस कौन खींच के लेकर आएगा इसको, रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप सीधा सीधा ये भी बोल सकते हो कि ये जो टर्म है रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर एक्सेलरेशन लेकर आएगी, तो यानी कि ma इज इक्वल टू माइनस mg x बाय एल। तो लो बात तो वही आ गई, एक्सेलरेशन क्या आ गई, माइनस जी एक्स ओवर एल, एक्स और एल कॉन्स्टेंट, ओ सॉरी जी और एल कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होती है। ये भी कंडीशन ऑफ SHM है। अगर आप यहां से प्रूफ कर दोगे तब भी बात ठीक है, यहां से कर दोगे तब भी बात ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन तूने ये निकाल ली है, एक्सेलरेशन हमने SHM में क्या डिफाइन कर रखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको और इसको कंपेयर कर दें हम, अरे दोनों एक्सेलरेशन ही तो है, हमने ये चीज यूट्यूब में भी की थी। तो मैं लिख रहा हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी बाय एल टाइम्स ऑफ, और माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर जी बाय एल,
हाँ ओमेगा स्क्वायर बराबर G/L। हमने याद है कुछ, हमने हमने पहले से पढ़ रखा है कि टाइम पीरियड ये होता है 2π√। ये चीज हमने लानी है और देख आएगी कि नहीं आएगी। ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? अरे यार ओमेगा का मतलब ये हो गया √GL। तो यानी कि 2π/T बराबर क्या हो गया? √G/L। तो T किसके बराबर हो जाएगा? 2π√L/G। T उधर चला जाएगा तो 2π√L/G। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो हम पहले से पढ़ते थे। इसको हम डायमेंशनली पढ़ते थे पहले कि भाई हाँ टाइम पीरियड मास भी डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। ये एक्चुअल में ड्राइव ऐसे होता है। क्या बात समझ आई विदिता? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सीबीएसई में 3 नंबर में पक्का आता ही है। सीबीएसई में 3 नंबर में डालता है टीचर इसको। लेकिन तेरे को डेरिवेशन आ गई। अब हमने डेरिवेशन नहीं करनी थी एक्चुअल में, हमने इसके केसेस करने थे। रैंडम केसेस क्या क्या हो सकते हैं, बड़े खतरनाक केसेस। इसको मैकेनिक्स में लेकर चलते हैं। अब गर्मियों में क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होगा। हाँ सर वेव्स करा दो ना एसएचएम पे हो गया बेटा, एसएचएम के बिना वेव्स नहीं हो सकता। वेव का मतलब होता है इनफाइनाइट पार्टिकल्स पोसेसिंग एसएचएम एट द सेम टाइम। सर की वेव में भी लंबा हो जाए कुछ। नहीं सीबीएसई में हफ्ते में खत्म कर दूंगा। कर तो मैं यहाँ भी जल्दी सकता हूँ, वो बस मैं ही मजे लेके 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली क्योंकि मैंने कहा क्या जल्दी खींचना है इसको। टाइम है अपने पास। अगर टाइम कम होता ना तो मैं करवा देता जल्दी। इसलिए इसको आराम से करो कि जा थोड़ी ना तुम्हारा कुछ। कहाँ से थर्ड लाइन? 1 2 3 ये MA दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वीडियो में? जल्दी करो यार, आज मैं एक बार कंटेंट पढ़ा दूं सारा, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे कल। चलो जी, पॉसिबिलिटी सोचते हैं। इस रिजल्ट से अपने को क्या समझ आ रहा है? इस रिजल्ट से अपने को क्या समझ आ रहा है? अगला हाफ सिलेबस टेस्ट है ही नहीं अभी फिलहाल। अब तो एक चैप्टर का टेस्ट होगा बिल्कुल आराम से। नहीं आपको वो मिला नहीं क्या अब तक शेड्यूल? वो बाहर लगा भी हुआ है नोटिस बोर्ड पर। अब तो उल्टा आपको बहुत आसानी से मतलब क्या करना है, 3 दिन मिलेगा, एक चैप्टर का टेस्ट प्रिपेयर करना है। अब ये जो टेस्ट, ये लेवल 2 टेस्ट होंगे, मतलब बढ़िया लेवल के टेस्ट होंगे ये सारे। हाँ देख लो, एक चैप्टर का टेस्ट प्रिपेयर करना है, वर्क पावर एनर्जी। 2 घंटे लगेंगे विधि को प्रिपेयर करने में सिर्फ। क्वेश्चन लेकिन बढ़िया लेवल के पूछूंगा अभी अब टेस्टों में। कितने मार्क्स आएंगे सर? सभी 20-20 नंबर के सिर्फ। हाँ इसमें अब वो स्टार्ट हो जाएगा। हर टेस्ट की ट्रॉफी ओवरऑल देखो, अब एक चीज समझाता हूं आपको मैं। देखो ठीक है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ इतनी रखूं मैं, ठीक है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ इतनी रखूं, ऊपर, ठीक है, इतनी, ये एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ रहा हूं। उप्स, हट जाएगा ऐसे तो यार। अगर इतनी रख दूं, ठीक है, देखना टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि अब ज्यादा है कि बाद में ज्यादा होगा। ठीक है, अब सुनो, लेंथ को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है, पहले ज्यादा था। इसमें ना वो हो नहीं पा रहा, अपने को एक रिजिड सपोर्ट चाहिए, बट कोई बात नहीं। हम ना थोड़ा थोड़ा रफली ये चीज समझ पा रहे हैं कि अगर मैं लेंथ को छोटा कर दूं तो इसका ना ये सर नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन वही रखूं। अगर मैं सुनो, अगर मैं लेंथ को छोटा कर दूं तो अपने को ये नजर आ रहा है कि ये ऐसे से हो रहा है, बड़ा करूं तो ऐसे हो रहा है, और बड़ा कर दूं तो ऐसे। यानी कि टाइम पीरियड मस्ट बी इंक्रीजिंग विद द लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम लग रहा है उसको एक्सट्रीम पे आने पर। ये चीज प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही? यहां पर देखिए, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ है उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं 2 मिनट के लिए। इसके सारे पॉसिबल केसेस समझने की कोशिश करें कि क्या बन सकता है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम क्या हो सकता है इसके अंदर। अब पेंडुलम को देखो, बहुत सारी जगह में डालूंगा मैं, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे केसेस बनाएंगे इसके। इनको नोट डाउन कर लेना यार, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो बताऊंगा अभी। केस 1, पहला केस,
अगर एक पेंडुलम की लेंथ है L और दूसरे की भी है L, इस बॉब का मास है 5 kg और इसका मास है 7 kg। इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T2, किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? तो मुझे यहां से समझ आ रहा है कि इस रिजल्ट में कंपनी इस केस में टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ बॉब के। फर्क नहीं पड़ता कि कितना मास है, लेंथ और स्मॉल जी का फर्क पड़ता है। पहला सिंपल सा केस। दूसरा केस, समर वर्सेस विंटर। टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, 5 kg, या लिख देता हूं M L 4 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा टाइम पीरियड कब होगा? ज्यादा टाइम पीरियड कब होगा? हमने हीट चैप्टर में पढ़ा है कि अल्फा नाम की कोई चीज होती है। जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लेंथ क्या हो जाती है? L से कितनी हो जाती है? यहां पर क्या आ जाएगा इसके अंदर? एलोंगेशन आ जाएगा L प्लस डेल्टा L का, क्योंकि क्यों वायर जस्ट स्लाइटली है लेकिन आएगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से चीजें एक्सपेंड नहीं होती। बड़ी बड़ी इतनी लंबी नहीं होती, नेग्लिजिबल चेंज आता है। आप ना लिख कर आना, आप बोल देना कि मैं नहीं मानता इस बात को, केस ठोक देना आप, ठीक है? कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूं। अगर विंटर्स में यूज कर रहा हूं तो लेंथ कितनी है? L। मैं बोलूंगा कि elongation is produced when temperature is increased. So जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एक्चुअल में उतनी एलोंगेशन ज्यादा आएगी, उतना टाइम ज्यादा होगा किसी सिंपल पेंडुलम का। तो स्लाइटली टाइम पीरियड अफेक्ट करता है, कहने का मतलब। क्या बात समझ आई? समर वर्सेस विंटर। चलो जी, एक और केस देखिए इसका। सिंपल से केसेस पढ़ा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। माउंटेन वर्सेस प्लेन, केस 3। शिमला और कन्याकुमारी। टेम्परेचर सेम है। मान लो शिमला और कन्याकुमारी का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर दोनों का बराबर है। टाइम पीरियड शिमला में ज्यादा। सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ सर जैसे मान लो कोई ज्यादा ठंड वाली जगह है, कोई गर्मी वाली जगह है, हाँ, सर वहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड लगेगा? अगर एक जगह पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो दूसरी जगह होगा 2.001 सेकंड। सर एक बार के लिए होगा ना वो? एक बार के लिए नहीं होगा, परमानेंट होगा जब तक वो वहां पर रहेगा। मतलब एक ऐसे चल। हाँ, एक के लिए 2.01 कितना फर्क आ जाएगा देखो। हाँ, तो कितना फर्क क्या आ जाएगा? कैसे फर्क आ जाएगा? सर मतलब अगर एक बार ऐसे मूव करेगा तो 0.001 सेकंड का, हाँ। दोबारा मूव करेगा फिर और बढ़ेगा। सर लेकिन ये फर्क देखोगे कैसे आप? अगर आप शिमला में वो पेंडुलम चला रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है 50 साल के बाद आपको पता लगे कि हाँ मेरा जो घड़ी है ये आधा घंटा पीछे हो गई है, जो मेरे नानी के घर टाइम है उससे, ठीक है। लेकिन इतना हाँ हाँ सर 10 रुपये पेटीएम कर दूं तेरे को? अच्छी लगी मुझे बस। टाइम दोबारा सही कर सकते हैं जब हम सेल चेंज करेंगे। हाँ, इतना मतलब नेग्लिजिबल चेंज आता है, ठीक है।
आप ये ना सोचो कि भी बहुत आगे चला जाएगा टाइम, नेग्लिजिबल चेंज कंसेप्ट है। हाँ एलोंगेशन आएगी, टेम्परेचर के साथ एलोंगेशन आती है, अल्फा हमने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब सुनो, टेम्परेचर बराबर है शिमला और कन्याकुमारी का, लेंथ भी बराबर है L1 L2, ठीक है, मास m, मास भी बराबर है। ये बता टाइम पीरियड ज्यादा कहां पर होगा? शिमला में, क्योंकि वहाँ जी कम है। शिमला में टाइम पीरियड ज्यादा होगा जी कम है। क्योंकि माउंटेन्स पर, यानी कि जैसे जैसे मैं हाइट पर जाऊंगा, क्या स्मॉल जी अफेक्ट होगा? अरे स्मॉल जी अफेक्ट होगा। तो यहां पर जी और यहां पर जी, ये होगा जी डैश। मैं बोलूंगा कि हाइट के साथ, हमने पढ़ा था ना, जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2h बाय r। शिमला ग्राउंड से कम 1500 मीटर की तो ऊंचाई पर है, समझ रहे हो? ग्राउंड से 1500 मीटर की तो ऊंचाई पर है कम से कम। ओहो, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हो जाता ही है। ये फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, वो 500 किलोमीटर तक वैलिड है वाला फॉर्मूला। 500 किलोमीटर, आई एम सेइंग 1500 मीटर एंड 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, ये 1500 मीटर की बात कर रहा हूं मैं, समझा? हाँ बोलो, जब याद आए तो पूछ लेना। अब सुनो, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि G इन शिमला इज लेस देन G इन KK, सो दैट्स व्हाई टाइम पीरियड इन शिमला, टाइम पीरियड जो शिमला में होगा, अगर G कम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? ज्यादा, एज कंपेरिजन टू कन्याकुमारी। इसको तुम सिर्फ ये समझो, माउंटेन वर्सेस प्लेन का मतलब है कि मैं स्मॉल जी का वेरिएशन चेक कर रहा हूं। यहां पर मास का तो कोई रोल है ही नहीं, mg चेंज हो जाएगा एक तरह से g। क्या बात समझ आई? चलो और केस देखिए इसके कुछ। सो वैसे हम जी की वैल्यू सब जगह 9.8 ही लेते हैं। हम लेते 9.8 है, लेकिन एक्चुअल में फर्क होता है। आपको एक, मैंने ग्रेविटेशन में बात नहीं बताई है, लेकिन मैं अभी जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ड्रॉप पर बच्चों को, तो मुझे एक बात समझ आई। पोल्स और इक्वेटर में जी की वैल्यू ज्यादा कहां पर होती है? जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी स्मॉल जी कम, इक्वेटर पे कम, पोल्स पे ज्यादा। कितनी ज्यादा होती है पता है? 0.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ज्यादा होती है। फर्क तो पड़ेगा इससे, किससे? इस वैल्यू से। हाँ, पर मतलब वो तो पता ही है अपने को ज्यादा होती है, लेकिन कितनी ज्यादा होती है ये नहीं पता ना। इतनी ज्यादा होती है, कितनी ज्यादा होती है? इतनी ज्यादा होती है, इतनी, ठीक है? इतनी नहीं, 0036 हम बिल्कुल ठीक करते हैं, 0036 होती है, सॉरी ये इतनी, इतना फर्क आता है। जैसे कि अगर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इक्वेटर पर कितनी? 9.81 cos 0 डिग्री, यहां पर जाकर क्या हो जाता है? cos 90 डिग्री। पढ़ा था कुछ लैम्डा, ऐसा कुछ सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। तो यहां पर अगर 9.81 है तो यहां पर कितनी होगी? 9.81 माइनस 0.0036, ठीक है? ये फर्क आता है। अच्छा, यही चीज तुम पोलर इक्वेटर के लिए भी समझ सकते हो। लिख लो की पॉइंट में कि जी की वैल्यू ज्यादा कहां पर? इक्वेटर पर या पोल पर? पोल्स पर ज्यादा होगी। फिर गलत बोल दिया हमने, हाँ ठीक है, पोल्स पर ज्यादा, तो वहां टाइम पीरियड कम। लिख दो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी लेस एट पोल्स एंड ग्रेटर एट केस 4 बना लो। पोलर इक्वेटर पर लेफ्ट हैंड पोल, हाँ, जहां पर जी ज्यादा। लिफ्ट अपवर्ड, केस 5, हाँ, लिफ्ट डाउनवर्ड, यहां पर जो नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड के केस में नेट एक्सेलरेशन क्या होती है? जी प्लस है। यहां पर क्या होती है? तो यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√L G प्लस, है ना? इक्वेटर में भी फर्क आ जाएगा टाइम पीरियड में, और यहां पर 2π√L G माइनस, ठीक है? तो यहां पर टाइम पीरियड T1, यहां पर मतलब T अपवर्ड, T डाउनवर्ड, तो ज्यादा कहां पर होगा? डाउनवर्ड में, ठीक है? इन केस ऑफ मूविंग लिफ्ट
आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलो एक और केस देखते हैं अब। एक और केस देखते हैं। चलो जी एक और केस। इंक्लाइंड प्लेन है जी, और एक ट्रॉली है। सर ये ट्रॉली वाले क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना? हाँ शायद कराए थे मैंने, शायद मैंने करवाए थे, मुझे ध्यान आ गया। ठीक है, ए नोट एक्सेलरेशन ऐसे कुछ थे। ट्रॉली नीचे की तरफ हरी किसी एक्सेलरेशन से, टाइम पीरियड क्या होगा अगर यहाँ पर सिंपल पेंडुलम हो? सर 2 पाई रूट एल बाय जी प्लस निकालेंगे नीचे। नहीं देखो नहीं। मैकेनिक्स के नोट्स है किसी के पास? मैं आपके नोट्स, ओहो अच्छा मैं तो भूल गया, वो सॉरी, ये ध्यान आ गया। चलो याद दिलाए कुछ इसमें। सर इसके पास तो राहुल के पास बहुत सुंदर प्रोफेशनल लुकिंग नोट्स। क्यों बेटा नोट्स में टाई लगा रखी है? सर यही बोलता है कंपेयर। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जैसे यहां पर L माइनस है, यहां पर सॉरी G माइनस है, यहां पर G प्लस है, तो यहां पर G की जगह क्या आएगा? G साइन थीटा आएगा, G टेन थीटा आएगा, G कोस थीटा आएगा, G साइन थीटा। देखे अगर ये नीचे आ रहा होगा तो पेंडुलम ऐसे जाएगा पीछे की तरफ, अरे ऐसे जाएगा यस सर। किसी थीटा एंगल से, किसी थीटा एंगल से ऐसे हो जाएगा पीछे सूडो फोर्स। तेरे को लगता है कि सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही होगी ऐसे? सूडो फोर्स लग रही होगी हॉरिजॉन्टल ऐसे एम में, अगर इसका मास एम में है तो ऐसे। अच्छा और ये क्या होगा? एम जी। ओके, अगर ये एंगल थीटा है, ओहो ऐसे बनाओ ना, ये एंगल थीटा तो ये भी कितना थीटा, ये क्या लग रहा होगा यहाँ पर? एम जी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर। सर ये दूसरा वाला थीटा कैसे है? नहीं, ओहो तो बना एमजी साइन थीटा आएगा ना इससे। ओ रुक जा भाई रुक जा, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है। कंपोनेंट देते हैं इसके, रुक जाओ एक मिनट। पीछे की तरफ जाएगा ऐसे। अब सुनो, ये हॉरिजॉन्टली ये ऐसे, यानी कि ऐसे ऐसे, रुक जा, ये होगा एम में, है ना, क्योंकि इस लाइन में ये एक्सेलरेशन इसके नीचे की तरफ है, ये एक्सेलरेशन, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल, रुक जा भी एक मिनट, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दे ऐसे, ठीक है, तो ये mg हाँ अब सुन 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 सुन, अगर ये पीछे जा रहा है थीटा एंगल से, ये ऐसे नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? ऐसे नीचे, यानी कि ये mg लग रहा होगा। सर तो ये वाला थीटा होगा ना एमजी के साथ जो बनेगा? एक मिनट, नहीं नहीं बनेगा। रुक जा बेटा बताता हूँ अभी। ये 90 डिग्री, नहीं ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा वर्टिकल अपोजिट, तो ये क्या हुआ? ये बचा हुआ, ये थीटा हुआ, ये एम जी, तो ये क्या होगा? यानी कि एम जी कोस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर एम जी। पर हम चाह क्या रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन, हाँ तो पता नीचे जा रहा है ना ये, जी साइन थीटा माइनस ए आ गया ना, हाँ ठीक है, जी साइन थीटा माइनस ए, ये पीछे आ गया। जी माइनस ए करते इफ एक्सेलरेटिंग डाउन, इफ एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, है ना, तो अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस नहीं नहीं रुक भाई, रुक रुक रुक,
इस वक्त ये रुक चुका होगा ना यहां पर, ऐसे पीछे थोड़ी जा रहा होगा, ये ऐसे एंगल बना के रुक चुका होगा ना, तभी तो तू कंपोनेंट ले रहा है। ये जब नीचे आ रहा है तो ऐसे रुक चुका है। यहां पर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड का मतलब ये हो गया कि ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुई ना एक तरह से, एक फिक्स एक्सेलरेशन से आ रहा है। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं? वेरिएबल एक्सेलरेशन तो नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये नीचे आ रहा है तो हमने थीटा एंगल सेट कर दिया, कंपोनेंट हम तभी रिजोल्व कर रहे हैं ना कि ये रुक चुका है। अगर ये रुक चुका है तो यानी कि एम ए किसके बराबर होगा? यहां पर एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, अगर रुक चुका है तो। क्यों नहीं होगा? फिर तो नीचे क्या आएगा ये? फिर तो नीचे नहीं आएगा तो अबे नीचे तो ये ट्रॉली आ रही है ना, ट्रॉली आ रही है, फिर तो इसका टाइम पीरियड वही नहीं कंप्लीट होएगा, उसके लिए तर- क्या सर पीछे क्या ऊपर से? तेरे को यहाँ पर एक्सेलरेशन डिफाइन करनी है पहली बात तो। हाँ तो एक्सेलरेशन क्या डिफाइन हो रही है यहाँ से? एक्सेलरेशन इसकी डिफाइन हो रही है जी साइन थीटा। सिंपल में भी होती है। हाँ ये इसका केस बनता है। मैं क्रॉस चेक कर लेते, घुमाया नहीं यार, हम प्रूफ कर रहे हैं ये चीज। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। वो है फिंगर टिप्स नहीं मिल गई मेरे पास। कार की एक्सेलरेशन है। चलो एक काम करो, इसको देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको भी होल्ड करो, ये मैं देख लेता हूं, वेरीफाई कर लेता हूं। अगला लिखो, इफ पेंडुलम इज डिप्ड इन लिक्विड। अगर इसको लिक्विड में डिप कर दो तो क्या होगा? क्या कह रहे हो? इसको हमने क्या लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। ये एंगल थीटा। अब सुनो, नीचे की तरफ क्या एक्ट कर रहा होगा एम जी, लेकिन ऊपर की तरफ क्या एक्ट करेगा? अब थ्रस्ट एक्ट करेगा। अब इसका ना अफेक्टिव वेट निकालते हैं। अफेक्टिव वेट यानी कि एम जी अफेक्टिव निकालते हैं कि वेट कितना रह जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा ना, एम जी माइनस अब थ्रस्ट रह जाएगा, एम जी माइनस अब थ्रस्ट रह जाएगा, ठीक है। तो एम जी माइनस एम डैश जी लिख दूं अब थ्रस्ट को, ये लिखते हैं हम सॉरी आपने एमजी पे लिखा है एमजी, अफेक्टिव वेट को लिखा है एमजी। हाँ, तो हाँ इसको मैं ये लिख दूं, देख सुन, एम जी माइनस वॉल्यूम जितनी डिस्प्लेस करी इसने, रो नोट जी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा एक सिंपल सी कंडीशन और लेनी पड़ेगी कि जो रो है, सुन लो, जो रो है वो क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉब। और जो रो नोट है
वो क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मैंने यहां पर रो नॉट वर्ड यूज करा है, यानी कि लिक्विड की डेंसिटी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहां पर मास की जगह क्या आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इंटू में रो जी माइनस वॉल्यूम इंटू में रो नॉट जी। यही तो करते हैं हम लिक्विड में, हैं? वो तो चलो है ही कांस्टेंट, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से कॉमन क्या आ सकता है, एक काम करता हूं मैं, पूरा का पूरा वी रो जी कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस रो नॉट बाय, ये किसके सामने चल रहा है, एम जी इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव के से इक्वेट करा देना। इस मास और इस मास को क्या इक्वेट कराया जा सकता है, क्योंकि ये वाला मास भी किसका है, बॉब का। इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, वी रो जी, ये सामने वी रो जी कैंसिल हो जाए, तो यानी कि जो इफेक्टिव क्या, हाँ जी नहीं होगा, यानी कि मास को क्या लिख सकता हूं मैं, वी रो जी इफेक्टिव, वीरो से वीरो कैंसिल हो गया, यानी जी इफेक्टिव है ये। तो जो जी इफेक्टिव है वो कितना आ गया, जी माइनस रो नोट बाय रो टाइम्स ऑफ जी। इसको कहां पर, मतलब कि जब मैंने इसको यहां पर डाला, ये नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ एफ यू लग रहा है, मैं बोलूंगा इसका ये क्या हो गया, नेट वेट क्या है, एम जी इफेक्टिव। मास तो चेंज होगा नहीं, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा होगा, स्मॉल जी। अरे अगर ये बॉडी बाहर 100 केजी की है, पानी के अंदर 100 केजी की तो होगी नहीं, मतलब बाहर इसका अगर वेट 100 न्यूटन है, पानी के अंदर 100 न्यूटन तो होगा नहीं, मास चेंज हो नहीं सकता। तो मैं ये बोलूंगा ना, इस पे लगने वाला जो स्मॉल जी है वो अफेक्ट कर रहा है। मास इसका मान लो बाहर भी 10 था, मास तो अंदर भी 10 है, लेकिन बाहर जो जी 10 लग रहा था, शायद वो यहां 10 नहीं लग रहा, तभी तो वेट कम हो रहा है लिक्विड के अंदर। तो यहां से जो जी इफेक्टिव हमने डिफाइन किया वो ये डिफाइन किया, जी माइनस रो नोट बाय रो टाइम्स ऑफ जी। तो इससे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड वैसे क्या था एयर के अंदर, 2 पाई रूट एल बाय जी। यहां पर क्या टाइम पीरियड बन जाए इसका, 2 पाई रूट एल अपॉन में जी माइनस रो नोट बाय रो जी, ठीक है। सर जी अंदर ही आ गया। ये फिर बाद में जी क्यों बोला, पॉपुलर गलत कर रहा था। इसके साथ दिया रो डॉट रो के साथ करेंगे। हाँ ठीक है। तो ये अगर मैं तेरे को ये बोल दूं कि भाई ये कॉपर है या ये मेटेलिक बोब है जिसकी डेंसिटी इतनी है, इसको पानी में डाल दिया, बता नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो तू निकाल सकता है। बना ले इसको जरा, ये और स्पेशल केस था। एक और केस कराता हूं तेरे को अब। चल एक स्पेशल केस इसके अंदर बताऊं, अगर इफ रो बिकम्स इक्वल टू रो नोट, तो टाइम पीरियड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। रो रो नोट बराबर हो गया अगर ये 1 फैक्टर जी माइनस जी 0, टी इज इक्वल टू डिवाइड बाई, यानी कि तब ये ऑसिलेट नहीं करेगा। ऑसिलेट करने की कंडीशन क्या है कि इसकी खुद की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए फॉर पॉसिबल ऑसिलेशन। क्योंकि अगर देखो डेंसिटी कम हुई तो ये तैर कर ऊपर नहीं आ जाएगा। सोच, अरे ये तैर कर ऊपर आ जाएगा। कोई पेंडुलम एयर में क्यों काम करता है, क्योंकि एयर की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी है, तभी तो ऑसिलेट कर पाएगा। क्या बात समझ आई विदिता? थोड़ा सा और आगे चले इसको लेकर। अब क्वेश्चन बनाना जरा। अ सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन बनाओ यार। अ सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग SHM विद एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। अ सिंपल पेंडुलम इज परफॉर्मिंग SHM विद एम्पलीट्यूड कैपिटल ए।
Find maximum tension in the string. Find maximum tension in the string. How many seconds है? Find maximum tension in the string when mass of bob is small m and length is small l. Find maximum tension in the string if mass of bob is small m and length is l. सर एम्पलीट्यूड कितना है? ए क्वेश्चन बनाओ इसका, देखो ये है एक्चुअली लेंथ इज टेंशन बताना स्ट्रिंग में कितनी होगी अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड एल। 15 मिनट 5 मिनट वाले क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम हो गया क्या क्लास का? कोई नहीं, फिर है? अभी 5 मिनट पड़े हैं और 10 मिनट का क्वेश्चन है ये। कर भाई इसको कैसे करेगा? समझ मतलब दिक्कत तो नहीं रही ना एसएचएम में ज्यादा तुम लोगों को? मैकेनिक्स ही है इसके अंदर एक तरह से, आसान है और लॉजिकल सा चैप्टर है। जब तुम्हारा एसएचएम एलएन में चल रहा था कुछ कुछ समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा करवाया था उन्होंने लेक्चर? अच्छा, कुछ कुछ ध्यान आ रहा है कि ऐसा हुआ था टेस्ट हाफ सिलेबस? अरे कल वाला टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा, वो एलएन वाला? हाँ जो कल दिया था तूने। अच्छा सारी कर ली बस 3 नहीं हुए वैसे, उसमें था 120 क्वेश्चन थे 90 मिनट में कर रहे थे। 120 क्वेश्चन 90 मिनट में? मेंटल एबिलिटी इतने में तो बंदा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी नहीं कर पाता है। अगर सर बोर हो जाता 120 क्वेश्चन 90 मिनट, भाई ये कौन सा जस्टिस हुआ? है। 90 मिनट में 120 क्वेश्चन। सर ऑफलाइन मतलब फिर भी वो 100 क्वेश्चन तो हो जाते हैं, ऑनलाइन में तो टिक कर देने में टाइम लग जाता है। भाई ये तो बहुत गलत है। चलो देखो, अरे क्वेश्चन कर सकते हो क्या नहीं बताओ फिर, बनाए? कुछ भी नहीं आएगा कोस्टेटा में, जीरो आंसर भी नहीं है। देख अब सुन, लिसन, क्या तू मानता है? क्वेश्चन ये है कि टेंशन निकालनी। अब सुनो क्वेश्चन, अब ये देख, क्या तू मानता है कि x इज इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर? एसएचएम में पढ़ा था हमने। यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम इसकी बात करें मीन पोजीशन की। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या मैं इसको हाफ mv स्क्वायर से कंपेयर करा दूं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ mv स्क्वायर भी होता है। इससे क्या होगा, अपने को एक रिलेशन पता लग जाएगा। वो तो वैसे भी निकाल ही सकता था मैं, v किसके बराबर आ जाए, v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए आ गया। ये तो पहले भी पता था हमको, कोई नई बात नहीं थी मतलब। तो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है? वेलोसिटी अपॉन में एम्पलीट्यूड प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस, पर अभी तो उसको प्लस ले ले फिलहाल। अगर ये यहां पर है, इस जगह पर सर्कुलर मोशन का छोटा सा हिस्सा बन रहा है, ये सर्कुलर मोशन का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा बन रहा है। इस सिचुएशन में सोच, ये बोब है यहां पर, बाहर की तरफ क्या इस पर सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाय एल। नीचे की तरफ इस पर mg भी लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। मैक्सिमम टेंशन का मतलब यही होगा ना कि T बराबर किसके हो जाए? mg प्लस mv स्क्वायर बाय एल के बराबर। लेकिन तूने v को यहां से डिफाइन कर ले, तूने v को डिफाइन कर रखा है
तो मैं लिख दूं उसको t इज इक्वल टू मास कॉमन g प्लस वी स्क्वायर को क्या लिख दूं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में l। लेकिन एक बात बता, क्या 2 पाई बाय टी को हम रूट जी बाय एल लिख रहे थे? नहीं समझे? क्या इसको मैं ओमेगा लिख दूं? ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो जिससे ये रिलेशन क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस जी बाय एल स्क्वायर। एक एल तो पहले से ही है, यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन आएगी इस केस में वो कितनी आ जाएगी, एम जी कॉमन 1 प्लस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में, दिस इज द मैक्सिमम टेंशन इन द पेंडुलम स्ट्रिंग। ठीक है जी, नहीं समझ आया क्या? आसान था लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था। ए और एल की लिमिट निकाल दिया मैंने इसको। एक केस और कर ले। एक टाइम हो गया सर, 2 बजे फिर आना है। नहीं बेटा, लास्ट टाइम याद है मेरी क्लास रह गई थी बीच में ही। एक केस और करेंगे अभी। सर ये वाला है टी इज इक्वल टू बस वो वाला है। बेटा कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक और केस बनाओ। टाइम पीरियड इफ सिस्टम इज हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड। है ये क्वेश्चन टेन थीटा नहीं, अजीब का है, अजीब का है। इसमें अजीब वाली बात क्या बताना जरा, सारी मैकेनिक्स ही तो यूज हो रही है। आपको चैप्टर पसंद ही कौन सा है? मैं बेटा कोई चैप्टर पसंद ही नहीं आया आपको तो ये भी आप करोगे तो सही लगेगा। टाइम पीरियड है इफ सिस्टम इज हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड। रितेश समझ भी आता है कि नहीं आता तेरे को? टेस्ट कैसा हुआ कि 10th में वहां पर क्वेश्चन ना बनाइयो, पुली ब्लॉक सिस्टम है, पता लगे लेंस का क्वेश्चन हो, वहां पर लेंस को तो पुली से टांगा है कि लेंस के अंदर सर एक्सपेंशन हो जाएगा, इसको गर्मी में पा रहे हैं कि सर्दी में पा रहे हैं। कहीं वहां पर सिर हो जाए उनके, इस लेंस का यंग मॉडल्स तो दिया नहीं आपने हैं? चलो जी समझो, प्रूफ करूँ कि डायरेक्ट रिजल्ट बता दो इसका? प्रूफ करूँ कि डायरेक्ट रिजल्ट बता दो कि सिस्टम को ऐसे एक्सेलरेट कर दिया हॉरिजॉन्टली, पेंडुलम यहां पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है? ओहो, मतलब ऐसे हो जाएगा। सिस्टम को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं और बताओ कि टाइम पीरियड पे क्या फर्क आएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल लेंस का बल्क मॉडुलस आएगा, एरिया जी स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ ठीक है, टाइम पीरियड इसका ही होगा। बताऊं कैसे है जी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर? कैसे बताऊं? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इस पर सूडो एक्सेलरेशन ये लग रही होगी ए, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? जी। रिजल्टेंट क्या होगा? जी अफेक्टिव या जी रिजल्टेंट। क्या दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर है? तो ये क्या बन जाएगा? और ये तो नीचे लगा दिया मैंने, ठीक है? समझ आ गई बातें वाली कि हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहे हैं ट्रॉली में, टाइम पीरियड पे बताओ क्या चेंज जाएगा? रूट होएगा ना सर इसका ए स्क्वायर। सर ये वही थोड़ा थोड़ा वैसा था ना जैसे जब कंटेनर खींचे तो पानी। हाँ, वही चीज है। रिजल्टेंट ही तो देखोगे। जी अफेक्टिव का मतलब क्या? रिजल्टेंट का लग रहा होगा स्मॉल जी का, यहां शिफ्ट हो जाएगा ना, है? नीचे नहीं आएगा। देख सुन मेरी बात, पहले प्योरली जी नीचे की तरफ लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है? 0। सारा रिजल्टेंट नीचे की तरफ है। लेकिन अगर ये सिस्टम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हो तो
एक एक्सेलरेशन सामने लगने लग जाएगी, तो इसका जो रिजल्टेंट नीचे की तरफ था पहले, वो शिफ्ट होकर का आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ओसिलेट करेगा, पीछे का रिजल्टेंट। सुन, ओसिलेट करने की कंडीशन क्या होती है, जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या होता है, पहले mg sin थीटा, अभी हो जाएगा g इफेक्टिव sin थीटा। g इफेक्टिव sin थीटा का मतलब तू ये वाला लेगा फिर यहां पर, ठीक है, ओसिलेट करेगा लेकिन एक्सेलरेशन पहले से कम हो जाएगी, मतलब टाइम पीरियड पहले से, सॉरी ये तो इस टाइम पीरियड पहले से कम हो जाएगा, कम नहीं, हाँ कम हो जाएगा। बस बहुत है मेरे ख्याल से आज के लिए तो, है ना। सिंपल पेंडुलम के मैक्सिमम केसेस मैंने करा दिए, बाकी देख लेंगे, ठीक है।